So, first we are going through interpersonal conflict. Interpersonal conflict is the conflict which arises between two persons, two individuals, two people, right? ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी दो लोगों के बीच में जब किसी तरीके का डिससेटिस्फेक्शन अराइज हो रहा है या आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन अराइज होती है, दैट इज नोन एज द इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट. ठीक है, इसमें इंटर, देखिए ध्यान रखिएगा, इंटरपर्सनल मतलब इंटर मतलब बिटवीन टू पीपल, इंटरपर्सनल मतलब बिटवीन, जहाँ पर दो लोगों के बीच की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड द इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, राइट. तो इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि दो लोगों के बीच में जब डिसएग्रीमेंट होता है या डिससेटिस्फेक्शन होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो दैट रिफर्स टू द कंडीशन ऑफ इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट. ये दो तरीके से होता है, वन इज वर्टिकल, सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल मीन्स जब एक ही हेरारकी, एक हेरारकी होती है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उसके अंदर भी क्या होता है, सीईओ होता है, उसके अंदर मैनेजर्स होते हैं, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स हैं, फंक्शनल लेवल डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, राइट. तो ये क्या है, हेरारकी है. ठीक है, इस हेरारकी में जब एक सुपीरियर और एक सबॉर्डिनेट के बीच में डिससेटिस्फेक्शन की कंडीशन आ रही है, आर्ग्यूमेंट्स की कंडीशन आ रही है, दैट इज नोन एज द वर्टिकल कन्फ्लिक्ट या वर्टिकल इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट. उसको हम बोलेंगे वर्टिकल इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, यानी कि जब एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में किसी तरीके का डिससेटिस्फेक्शन है, किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं उनकी बॉन्डिंग सही है, तो दैट रिफर्स टू द वर्टिकल इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, राइट. ये कंडीशन कब अराइज होती है, देखिए जब सुपीरियर क्या करता है, अपनी पावर को यूज़ कर रहा है, ही इज़ गिविंग वर्क टू द एम्प्लॉय एंड या ही इज़ ब्रिंगिंग द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय इज रेसिस्टिंग टू दैट चेंज. यानी कि वो जो पावर इम्पोज कर रहा है, वो जो पावर शो कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट को, किसी भी तरीके से काम करवा रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो सबॉर्डिनेट को ऐसा लग सकता है कि ही इज़ इम्पोजिंग, ये ज़बरदस्ती मुझसे काम करवा रहा है, और सबॉर्डिनेट उस चीज़ को रेसिस्ट करता है, उससे बचता है, उससे भागता है, राइट. उस काम को नहीं करता जो उसका सुपीरियर उससे करवाना चाहता है. देन द कंडीशन ऑफ कन्फ्लिक्ट अराइजेज. ठीक है, एंड इस केस में क्या होता है, देखिए इस केस में क्या होता है कि परसीव्ड, पहले यहाँ पे परसीव्ड कन्फ्लिक्ट अराइज होता है. परसीव्ड कन्फ्लिक्ट मतलब सबॉर्डिनेट को ऐसा लगता है कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये मुझसे जानबूझ के ज़्यादा काम करवा रहा है, या ये मुझसे किसी चीज़ का रिवेंज ले रहा है. तो सबॉर्डिनेट इस चीज़ को क्या करता है, सिर्फ सोच रहा है कि ये अब इसके पास पावर्स हैं, तो ये मतलब सुपीरियर के पास पावर्स हैं, तो ये मुझसे सिर्फ मुझसे ही क्यों करवा रहे हैं, बाकियों से क्यों नहीं करवा रहे हैं. इस तरीके की जब उनमें फीलिंग आती है, दैट इज कॉल्ड द परसीव्ड कन्फ्लिक्ट, यानी उसने सोचा इस बात को. ठीक है, एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ, आउटकम क्या होता है कि ही इज रेसिस्टिंग टू डू दैट वर्क, उससे बच रहा है, भाग रहा है, नहीं कर रहा उस काम को. फिर इसके लेकिन आउटकम क्या हो जाती है, इसके रिजल्ट्स में क्या होगा, सुपीरियर क्या करेगा, सुपीरियर को जब ऐसा लगता है कि उसका सबॉर्डिनेट काम नहीं कर रहा उसके कहे पे, तो वो और पावर इम्पोज करता है. जब वो इस चीज़ से रेसिस्ट करता है, बिकॉज ही इज़ नॉट नोइंग कि सबॉर्डिनेट के मन में क्या चल रहा, ही कैन वो उसको और फियर दिखा सकता है, अपनी पावर और दिखा सकता है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आई विल पनिश यू, मैं आपकी सैलरी डिडक्ट कर सकता हूँ, या मैं और कुछ और मेथड से आपका इंक्रीमेंट रोक सकता हूँ. तो इस तरीके से जब वो अपनी और पावर शो करने लग जाता है, तब यहाँ पर एक ओपन कन्फ्लिक्ट मतलब सुपीरियर को भी पता चल जाता है, सुपीरियर इज ऑल्सो फीलिंग दैट ही इज नॉट रेडी टू वर्क विद हिम, एंड सबॉर्डिनेट ऑल्सो फील्स दैट सुपीरियर इज इम्पोजिंग द पावर, और सुपीरियर के मन में क्या चल रहा है, राइट. तो दोनों के दोनों पार्टीज को पता चल जाता है कि वट इज गोइंग थ्रू इन ईच अदर्स माइंड, राइट. दिस इज अ वर्टिकल काइंड कन्फ्लिक्ट, जहाँ पर सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, बिकॉज ऑफ सबॉर्डिनेट परसीव कर लेता है कि सुपीरियर क्या कर रहा है, उस पर पावर इम्पोज कर रहा है, उससे अगर कुछ काम करवा रहा है तो उसे ऐसा फील हो सकता है कि ये मुझसे ही क्यों करवा रहे हैं, बाकी एम्प्लॉयज से क्यों नहीं करवा रहे हैं, या कुछ भी. ठीक है, और सबॉर्डिनेट क्या करता है, उसे उस चीज़ को परसीव करता है और उसे रेसिस्ट करता है. सबॉर्डिनेट सुपीरियर उस चीज़ को जब देखता है कि ही इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंगली, ये जब मैंने कहा उस अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा, तो वो उससे और ज़्यादा पावर इम्पोज करता है. तो इस केस में क्या होता है, वर्टिकल इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट. ऑलराइट. हॉरिजॉन्टल इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट मतलब जब कन्फ्लिक्ट सेम लेवल के इंडिविजुअल्स में अराइज होता है, वो विद इन द सेम फंक्शनल एरियाज हो सकते हैं या विद इन द डिफरेंट फंक्शनल एरियाज हो सकते हैं. जैसे कि देखिए एक एच आर की टीम से दो पर्सन्स के बीच में जब नहीं बन रही है, बॉन्डिंग नहीं अच्छी है, दे आर नॉट हैविंग अ गुड टीम वर्क, और उनका काम नहीं हो पा रहा, रिसोर्सेज शेयरिंग में उनमें कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट. यानी कि दोनों एग्जीक्यूटिव लेवल के पर्सन हैं, दोनों के पास सेम पावर है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड दोनों में क्या है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, दोनों में डिससेटिस्फेक्शन है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल इंटरपर्सनल
कन्फ्लिक्ट। अच्छा, ये तो बात थी हॉरिजॉन्टल में सेम फील्ड के एम्प्लॉयज़ की, यानी कि सेम फंक्शनल एरियाज के एम्प्लॉयज़ की। लेकिन अगर मान लीजिए एचआर के एक पर्सन की, एचआर के एक एग्जीक्यूटिव की अकाउंट्स के एग्जीक्यूटिव के साथ बॉन्डिंग सही नहीं है एंड दे आर हैविंग अ काइंड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद ईच अदर, ठीक है, उन दोनों की नहीं आपस में सही बनती है, दे हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिससेटिस्फेक्शन रहता है उनको एक दूसरे से, तो दैट ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। इसको भी हॉरिजॉन्टल इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट कहेंगे, क्योंकि वो दोनों क्या है, भले ही वो अलग अलग फील्ड के हैं, अलग अलग फंक्शनल एरियाज के हैं, बट दे आर फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ द हेरारकी। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक हेरारकी हम फॉलो करते हैं, उसमें वो दोनों के दोनों सेम लेवल को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज कॉजेज। क्या कारण है देखिए कन्फ्लिक्ट के, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट के? कॉजेज आर नेचर ऑफ पर्सन एंड सिचुएशनल वेरिएबल। दो कारण हो सकते हैं, एक तो नेचर ऑफ पर्सन एंड एक सिचुएशनल वेरिएबल्स। नेचर ऑफ पर्सन में क्या आ जाता है देखिए, ईगो स्टेट, इंसान का नेचर, ठीक है, उसके पर्सनल फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें, जैसे कि ईगो स्टेट्स, वैल्यू सिस्टम, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, राइट। ईगो स्टेट्स क्या होती है, आपने पढ़ा है पहले। ईगो स्टेट यानी कि एक पर्सन की किसी भी चीज़ फील करने की, फील करने का तरीका, एटीट्यूड, उसका परसेप्शन, ठीक है, किसी भी पर्सन का एटीट्यूड, परसेप्शन, सिचुएशन को डील करने का तरीका, दैट कम्स द ईगो स्टेट्स। हमने प्रीवियसली पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ईगो स्टेट्स कैन बी पेरेंट ईगो, चाइल्ड ईगो एंड एडल्ट ईगो, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हर पर्सन क्या होता है, कंडीशंस को अलग अलग तरीके से हैंडल करता है, तो उसके तरीकों को क्या बोलते हैं, ईगो स्टेट्स, ठीक है। सेकेंड इज वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम मतलब जो whatever the employee has learned from his values to tackle with the things या to do the work in a particular method, ठीक है। these are the value system। वैल्यू सिस्टम मतलब हर पर्सन के वैल्यू सिस्टम डिफरेंट होते हैं, काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, काम करवाने का तरीका डिफरेंट होता है, सो दीज आर द वैल्यू सिस्टम। थर्ड इज सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर मतलब जिस सोसाइटी से एक पर्सन आया है, जिस कल्चर से एक पर्सन आया है, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट पीपल, ऑल persons are different because and this difference come from the heredity and the environmental factors बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, दो लोगों में लड़ाई होने के चांसेस कैसे होते हैं, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट कैसे अराइज हो सकते हैं, नेचर ऑफ द पर्सन, दोनों का नेचर डिफरेंट है, ईगो स्टेट्स डिफरेंट है, ठीक है। मान लीजिए एक टीम में दो मेंबर्स हैं एंड बोथ मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू अ वर्क इन अ टीम, ठीक है। उन दोनों से ये एक्सपेक्टेशन करी जाती है कि वो एक काम को टीम वर्क, एज अ टीम वर्क करके कंप्लीट करें, बट बोथ पर्सन्स आर शेयर हैविंग डिफरेंट ईगो स्टेट्स, दोनों के ईगो स्टेट्स डिफरेंट हैं। एक वन पर्सन इज हैविंग चाइल्ड ईगो, अदर पर्सन इज हैविंग पेरेंट ईगो, तो इस केस में उनके कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर एक पर्सन मान लीजिए सीरियस हो जाता है बट अदर पर्सन इज नॉट सीरियस, तो इस केस में क्या होगा, उन दोनों के कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहेंगे। सेकेंड इज वैल्यू सिस्टम। किसी के लिए एक कोई उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेता है, कोई उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेता है, दीज आर द वैल्यू सिस्टम। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, दोनों अलग अलग सोसाइटी से आए हैं, दोनों अलग अलग, एक बहुत ही कॉमिक है और वो चीज़ों को बहुत ईजिली हैंडल करता है, हमेशा मिमिक करता है, बट अदर पर्सन इज़ वेरी सीरियस टूवर्ड्स वर्क बिकॉज उसका सोसाइटल इम्पैक्ट पहले से ही ऐसा है, राइट। सो दीज आर द सोशल कल्चरल फैक्टर्स, ईगो स्टेट्स एंड वैल्यू सिस्टम कॉजेज। अदर थिंग सेकेंड इज सिचुएशन वेरिएबल्स। सिचुएशन वेरिएबल्स क्या होती हैं देखिए, और एक तो कारण इसका इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट का कारण है नेचर ऑफ पर्सन, ठीक। सेकेंड रीजन इज सिचुएशन वेरिएबल्स। सिचुएशन वेरिएबल्स मतलब आपके मतभेद कब हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन कब आ सकता है एक दूसरे के साथ, जब आपके इंटरेस्ट नहीं मिलते हैं। इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट मतलब किसी का इंटरेस्ट कुछ और, गोल कुछ और है, किसी और का, एक पर्सन का गोल कुछ और है, दूसरे पर्सन का गोल कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है बिकॉज दे शेयर डिफरेंट इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, गोल्स डिफरेंट है। सेकेंड इज रोल एम्बिग्विटी। रोल एम्बिग्विटी मतलब होता है कन्फ्यूजन, आपको समझ नहीं आ रहा है, इसके कई सारे मतलब हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्विटी। जहाँ पे एक चीज़ के दो तीन मतलब निकल रहे हैं, कन्फ्यूजन है, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्विटी। तो रोल एम्बिग्विटी मतलब दे आर नॉट कन्फर्म्ड कि उन्होंने काम क्या करना है, ठीक है। एक पर्सन के पास एक टीम में एक दो तीन पर्सन को सेम अगर वर्क अलॉट करेंगे तो देयर शुड बी द रोल एम्बिग्विटी, वो समझ नहीं पाएंगे कि ये करना किसको है,
राइट, जब तक डेफिनेट नहीं होगा, जब तक डिसाइड नहीं होगा. सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर द बेसिस ऑफ इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट. ये फैक्टर्स हैं जिससे की वजह से इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है. राइट.